हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। जैसा आप लोग जानते हैं, मैं लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर सीरीज़। तो आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज डेट है आपकी 8 जुलाई सॉरी। तो आज की पहली करंट है आपकी 8 जुलाई को जो मनाया जाता है वो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की जयंती पर एक रायतू दिनोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रायतू दिनोत्सव। ये क्या होता है रायतू दिनोत्सव? रायतू मीन्स तेलुगु भाषा में शब्द है और इसका अर्थ होता है रायतू। रायतू मीन्स होता है किसान, यानी किसान दिवस। किसके रूप में? किसान दिवस के रूप में। और किसके उपलक्ष्य में? मैंने आपको बताया था वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की जयंती के रूप में। रेड्डी की जयंती के रूप में आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ओके, ठीक। तो इसको जानने के लिए आपको कुछ ही पॉइंट जानने हैं। जैसे ये जो रायतू दिवस है, दिनोत्सव है, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाई.एस. राजशेखर रेड्डी यानी यदुगुड्डी संदीप्ति राजशेखर रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम थे और वर्तमान सीएम के, जो आंध्र प्रदेश में वर्तमान सीएम जो राजशेखर रेड्डी हैं, उनके पिताजी थे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये लगातार लोकसभा के सांसद रहे हैं। कभी अपने जीवन के कार्यकाल में इन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया। इसके अलावा ये किसानों के लीडर के रूप में अपना इन्होंने पहचान बनाई थी। तो इसी कारण इनके जन्म दिवस को 2019 से क्या मनाया जाता है? रायतू दिनोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। तो ये आपका आज का पहला करंट था। अगर यहीं हम एक चीज़ और लिख लें, पहली बार 2019 से प्रारंभ। ठीक है। तो ये हुआ क्या आपका पहला करंट। ठीक। इसके अलावा हमारी अगली करंट है ग्रीति। GRETI। क्या है? GRETI, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। क्या है? ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। इस जो इंडेक्स, यानी अगर हम लिख लें इसे, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स क्या है, इसके बारे में देखें। ये जो अमेरिकी संस्था है, यानी अमेरिकी संस्था हैं दो, JLL। कौन है? JLL और है आपकी लासेल। क्या है? लासेल। दो संस्थाएं हैं अमेरिका की, JLL और लासेल। ये प्रत्येक 2 वर्ष पर एक इंडेक्स जारी करती हैं। रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के तौर पे उसे जाना जाता है कि रियल एस्टेट में कितनी पारदर्शिता किसी देश की कितनी है। तो अगर हम इस रियल एस्टेट इंडेक्स की 2020 वाली रिपोर्ट के अनुसार, अगर हम इसकी रिपोर्ट के अनुसार देखें के अनुसार भारत कितनी रैंक दी गई है? 34th रैंक है भारत की। कितनी रैंक है? 34th रैंक। ठीक है। यानी भारत में ट्रांसपेरेंसी में सुधार हुआ है और इसका मेन रीज़न ये है कि सतत और विनियामकी के तौर पर
रियल इस्टेट में भारत ने काफ़ी सुधार किया है। ठीक है, जैसे निवेश के संचालन में, निवेश की प्रतिपूर्ति में और संपत्ति बाजार में पारदर्शिता जैसे कुछ काम हुए हैं। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें 2014 में भारत की रैंक थी 39, और यहीं अगर हम एशिया पैसिफिक में देखें या अपना ये भारतीय उपमहाद्वीप में देखें तो पाकिस्तान का स्थान है 73वां, श्रीलंका का स्थान है 65वां, और आपका चाइना का स्थान जो है वो है 32वें स्थान पर है। ठीक है, कितना स्थान है? 32वें स्थान पर। और म्यांमार का कौन सा है? 75वां। और जैसे अगर हम पहला स्थान देखें तो पहला स्थान यूनाइटेड किंगडम का है, फर्स्ट पोजीशन। ठीक, तो ये कुछ इंडेक्स जारी किए हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। UPSSC जैसी एग्जामों में GRITI क्या है? तो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, जो क्या होता है, जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी होता है, जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका आज का दूसरा न्यूज़। इसके अलावा एक डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है आज। डेटा सेंटर जो भारत का सबसे बड़ा है और दुनिया का भी क्या है, दूसरा सबसे बड़ा है। क्या है? दुनिया का और भारत का सबसे बड़ा, जिसका नाम क्या रखा गया है? योता NM1, यानी योता NM1 क्या है? ये डेटा सेंटर है। यानी कहाँ पे शुरू किया गया है? ये योटा NM1 डेटा सेंटर ये शुरू किया गया है, आपका बनाया गया है नवी मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस डेटा सेंटर का क्यों बनाया गया है, ये डेटा सेंटर योटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन LLP किसने बनाया है? ये बनाया है हीरा नंदानी समूह की एक कंपनी है योता, उसने। ठीक है, और इसका उपयोग इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट के व्यवसायों के रूप के ऑफिस के रूप में किया जाएगा। एक डेटा सेंटर, जैसे आप समझ रहे होंगे, नाम से ही लग रहा है, डेटाओं का एक संग्रह होगा। यहाँ पर हर प्रकार का डेटा उपलब्ध होगा और वो डेटा रिलेटेड होगा प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिसों के लिए, इंजीनियरिंग वर्कर्स के लिए, रियल एस्टेट के कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आपका हुआ। और अगर हम बात करें NM1 डेटा सेंटर की बात करें तो ये है आपका 7200 रैंक, 50 मेगावाट इसमें ऊर्जा और 4 फाइबर पथ बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? ठीक, इसके अलावा यानी ये कहाँ बनाया गया है डेटा सेंटर? नवी मुंबई में। ये देख लें, नवी मुंबई में उद्घाटन। ठीक है, और अगर इसका बारे में देखें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। ठीक, तो ये क्या हुआ आपका डेटा सेंटर के बारे में। ठीक है, इसके अलावा आज की दूसरी न्यूज़ है कॉम्पैक्ट XL दूसरी न्यूज़ है आपकी, इंजेते श्रीनिवासन को इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमीशन का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये और ज़रा देख लें क्या है इंटरनेशनल फाइनेंशियल, उसके बारे में ज़रा जानकारी लेते हैं हम लोग। क्या बनाया गया है? IFSCA। क्या है? IFSCA। ये क्या है IFSCA? ये है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सेवा प्राधिकरण। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सेवा
प्राधिकरण है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम समझें तो इसमें जो है आपके इंजीते श्रीनिवासन, क्या नाम है, इंजीती श्रीनिवासन को प्रथम अध्यक्ष क्या बनाया गया है, प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो प्राधिकरण है इसमें 9 सदस्य होंगे और इन सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी और इनका कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष होगा। ठीक है, ये अगर हम देख लें 9 सदस्यीय प्राधिकरण और नियुक्ति भारत सरकार द्वारा और लास्ट पॉइंट है इसका कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ। इसके अलावा कलकत्ता का अगली न्यूज़ जो है आपकी, कलकत्ता का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को प्लाज्मा बैंक के रूप में बनाया गया है और इस प्लाज्मा बैंक को की घोषणा बनाने की किसने की है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ठीक है, जरा देखें अगर हम इसको, क्या बनाया गया है, प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बैंक कहाँ बना, पश्चिमी बंगाल का पहला बैंक बनाया गया। ठीक है, और ये कहाँ बना है, ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कहाँ बनाया गया है, कोलकाता मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में बनाया गया है। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत ने चाइना के 59 ऐपों को बंद कर दिया है, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। तो ऐसा ही एक ऐप है कैम स्कैनर। तो ममता बनर्जी ने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एक ऐप की भी घोषणा की है, उसको भी लॉन्च किया है आज लॉन्च किया है। तो इस ऐप का नाम है सेल्फ स्कैन ऐप। क्या नाम है, सेल्फ स्कैन ऐप। कैसा, जैसे आप समझ गए होंगे, सेल्फ स्कैन ऐप यानी सेल्फ स्कैन ऐप किसने लॉन्च किया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ठीक है, ये हुआ आपका सेल्फ स्कैन ऐप। इसके अलावा हमारी आज की अगली न्यूज़ है एनवायरनमेंट से संबंधित। एनवायरनमेंट में एक तितली मिली है गोल्डन बर्डन। क्या मिली है, गोल्डन बर्डन तितली। गोल्डन बर्डविन, गोल्डन वर्ड विन क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी तितली। क्या है, भारत की सबसे बड़ी तितली है गोल्डन बर्डविन। कहाँ पे मिली है ये मिली है आपकी, कहाँ पे, हिमालयन क्षेत्र में। अगर हम इसकी जो फिजिकल देखें तो इसके जो पंखों की लंबाई है वो 194 मिलीमीटर है, 194 मिलीमीटर। ठीक है, एक पंख की। और दूसरे जो साउदर्न बर्डन है उसकी लंबाई है 190 मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, गोल्डन बर्ड जो है जो को उत्तराखंड के डीडी हाट में रिकॉर्ड किया गया है। कहाँ मिला है गोल्डन बर्ड वन, उत्तराखंड के डीडी हाट। कहाँ मिला, उत्तराखंड के डीडी हाट में देखा गया है। ठीक है,
ठीक। और सबसे छोटी अगर हम इसके बात करें, वायोनिट्स हिमालयन तितली में 24 अन्य तितलियों की माप प्रकाशित की गई है। ठीक। तो भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में किसे जाना जाएगा? गोल्डन बर्डविन को जाना जाएगा। इसके अलावा एक और है जो दुधवा नेशनल पार्क में एक प्रजाति मिली है पेड़ की, और उसका नाम है आपका यूलोफिया ऑप्टुवा। यूलोफिया ऑप्टुवा क्या है? यूलोफिया ऑप्टुवा क्या है? ये है आपका दुर्लभ फूल प्रजाति। दुर्लभ फूल प्रजाति कहाँ मिली है ये दुर्लभ फूल प्रजाति? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ मिली है? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है। तो ये जो है भारत में 118 सालों के बाद आर्किड फूल जैसी एक दुर्लभ प्रजाति है, और जो 118 साल बाद देखी गई है, और ये ISUN की रेड डाटा लिस्ट में लिस्टेड है। ठीक। तो ये जो आपका आज का करंट था, और इसका PDF लेने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल में सब्सक्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन दिया है, लिंक दिया है, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा करंट अफेयर का सीरीज़ चल रही है, इसकी फर्स्ट ऑफ हाफ जुलाई की सीरीज़ में आपको 15 जुलाई को लॉन्च अपलोड करूंगा। और इसके अलावा जो मैंने जून की फर्स्ट ऑफ हाफ 1 जून और सेकेंड हाफ ऑफ जून 16 से 30 जून को जो डाला है, वो भी आप देखिए। आपका जून का पूरा करंट अफेयर आपका कंप्लीट होगा। क्योंकि देखो, ये UP PCS के इंटरव्यू की डेट्स आउटलुक हो चुकी हैं, और ऐसा इंटरव्यू के लिए आपको जो करंट के संबंधित जो महत्वपूर्ण न्यूज़ेस हैं, जो आपके कई महत्वपूर्ण इसमें आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, उसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन किया गया है। आप वहां जाके अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2020 है, तो उसका भी मॉडल पेपर हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। और आप अपने कमेंट हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर भेजिए। थैंक यू।